यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपने जो वीडियो देखा होगा, दैट वाज रिलेटेड टू द पीजीबीपी और आपका टोटल इनकम का क्वेश्चन था। बड़ा ही झामफाड़ क्वेश्चन था। आपने देखा होगा, आपको मजा आया होगा। विद इन 1 आवर आई हैव कंप्लीटेड टोटल क्वेश्चन। और व्हेन आई थिंक आपने जब रिवाइज किया होगा, जब आपने देखा होगा, तो आपका पीजीबीपी का अप्रोक्स 70% पोर्शन है वो रिवाइज हो जाता है। इतने सारे एडजस्टमेंट उस क्वेश्चन में थे। तो चलिए आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड जो आपके सुपर 30 क्वेश्चन है उसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। वाई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन? रीजन बीइंग, दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि ये अमेंडमेंट है, और जब अमेंडमेंट आता है तो मेरे को ये लगता है कि ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में आएगा, मेरे को ये 101% श्योरिटी लग रही है। बिकॉज लास्ट वाले एग्जाम में आया नहीं था, इन द मे एग्जाम आया नहीं था। मे की आरटीपी में चीजें दे रखी थी बट आया नहीं था। बट इन द नवंबर एग्जामिनेशन आने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हम सीखने वाले हैं बेसिकली कैपिटल गेन टॉपिक से ये क्वेश्चन है। और कैपिटल गेन में सेक्शन 9B करके एक सेक्शन आई है। 9B इज नॉट फ्रॉम कैपिटल गेन टॉपिक, बट इसको हम कैपिटल गेन के साथ में ही पढ़ते हैं। एंड सेक्शन 45(4) है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है एंड दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। सो एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन। और यहां पे क्या दे रखा है, एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। मैंने यहां पे इस क्वेश्चन को होममेड बनाया है और यहां पे मैंने 5 चीजें हैं जो आपसे पूछी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें यह पूछा हुआ है, मिस्टर प्रेम इज अ पार्टनर इन द टू फर्म दैट इज एक्स एंड कंपनी एंड वाई एंड कंपनी। सो ही इज अ पार्टनर इन एक्स एंड कंपनी मुंबई एंड वाई एंड कंपनी दिल्ली। Delhi. Accent company has 4 partner. जो मुंबई का कंपनी है, they are like Accent company as a partnership firm. They are having the 4 partner, including Mr. Prem, who shares profit and loss equally. सब 25-25-25 वाले पार्टनर है। Mr. Prem resigned from Accent company on 1/4/2021, and on that date, the capital balance of the each partner stood at 32 lakh rupees. In order to settle the dues of Mr. Prem, the firm revalued its land for the first time since purchase. The valuer also valued the self-generated goodwill of 70 lakh rupees, and the firm has the following capital asset whose detail are as follows. So यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फर्म है जिसका नाम है एक्सेंट कंपनी। एक्सेंट कंपनी इज अ मुंबई बेस्ड फर्म जिसमें 4 पार्टनर है, ऑल 25-25-25% वाले। मिस्टर प्रेम इज वन ऑफ द पार्टनर एंड मिस्टर प्रेम यहां से रिटायर हो रहा है। मिस्टर प्रेम है वो, प्रेम यहां से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। मिस्टर प्रेम है वो रिटायर हो रहा है। तो जब ये रिजाइन कर रहा है वहां से बेसिकली एक्सेंट कंपनी से, अब एक चीज समझना, इन्होंने जब रिजाइन कर रहा है तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी उनकी एसेट्स थी उसकी रीवैल्यूड कराया। और रीवैल्यू कैसे किया समझने की कोशिश करना। इनके पास में लैंड है एक पुणे में जिसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी 15 लाख थी, और जिसकी अभी जो रीवैल्यू कराई ऑन द 1/4/2021, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है, रिजाइन दे रहा है, उस दिन उसकी वैल्यू कराई, दैट इज द 50 लाख रुपीज। लैंड एट नागपुर है जिसका कॉस्ट जो है वो 25.4 लाख है, और जब रीवैल्यू किया वो 45 लाख पे है। लैंड एट मुंबई है जो कि 88 लाख का था, और अब रीवैल्यू किया वो 250 लाख पे है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रीवैल्यू किया वो आपकी 70 लाख पे है। अब एक चीज समझना, इन अप्रैल 2021 एक्सेंट कंपनी गिव द लैंड ऑफ द नागपुर एंड 15 लाख मनी टू द मिस्टर प्रेम टू सेटल हिज कैपिटल बैलेंस। तो यहां पे प्रेम को क्या दिया, प्रेम को एक तो नागपुर वाली लैंड दे दी। ये जो नागपुर की लैंड है, याद रखना, ये जो नागपुर की लैंड है ये किसको दे दी, प्रेम को दे दी, जिसकी कॉस्ट है वो 25.4 लाख थी, और बेटा इसकी मार्केट वैल्यू है वो 45 लाख है। चलिए इसके अलावा अभी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इस बेसिस पे आप मुझे बताइए क्या होगा। अब मैं बता दूं आपको, एक बार रिवाइज करा दूं। एक सेक्शन होती है 9B। 9B क्या बोलती है कि जब भी डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का होता है या फिर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई पार्टनर या तो एंटर करता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, बट एटलीस्ट एक पुराना पार्टनर है वो कंटिन्यू करता है, या फिर ऑल पार्टनर है वो आपके कंटिन्यू करते हैं बट उनका रेस्पेक्टिव पीएसआर चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड योर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो 9B क्या बोलती है कि अगर कोई भी पार्टनर है, वो पार्टनर या तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या फिर डिसोल्यूशन होता है, और उस टाइम पे उसको कोई कैपिटल असेट दी जाती है तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा। और अगर उसको स्टॉक इन ट्रेड दिया जाता है तो उस पे पीजीबीपी का इनकम आएगा। तो कैपिटल असेट दी तो उस पे कैपिटल गेन लगेगा, स्टॉक इन ट्रेड दिया तो पीजीबीपी में इनकम आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालेंगे, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालेंगे जो भी एफएमवी है एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, मींस जिस दिन आपने ट्रांसफर किया, मींस कैपिटल असेट दिया तो कैपिटल असेट का फेयर मार्केट वैल्यू, एंड अगर स्टॉक इन ट्रेड दिया तो स्टॉक इन ट्रेड का फेयर मार्केट वैल्यू, और जो भी कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट को आप लेस कर देंगे और इनकम आपकी कैपिटल गेन या पीजीबीपी में आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे इतना सारा नॉलेज के हिसाब से मुझे सिर्फ इतना बताइए कि यहां पे एक्सेंट कंपनी है उसका क्या हो रहा है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन पे वो लोग क्या दे रहे हैं, प्रेम को क्या दे रहे हैं, एक तो नागपुर वाली लैंड दे रहे हैं और साथ में 15 लाख रुपए मनी दे रहा है। देखिए मनी पे आपका 9B नहीं लगता,
सेक्शन 9 बी है, वो 9 बी आपके मनी पे नहीं लगते, वो सिर्फ कैपिटल असेट एंड स्टॉक इन ट्रेड पे लगता है। तो यहां पे कैपिटल असेट दिया है जिसका फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर है वो 45 लाख है। तो मैं बता दूं यहां पे पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, स्टॉक इन ट्रेड नहीं दिया, स्टॉक इन ट्रेड दिया होता तो बिजनेस में भी इनकम टैक्सेबल होता। यहां कैपिटल असेट दिया है तो 45 लाख है, वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा। उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25.4 लाख आ जाएगा, और आपने 18 अप्रैल 2015 को खरीदा था, तो आप इंडेक्स करके और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह निकालेंगे, किसके हाथ में? फर्म के हाथ में। यहां के फर्म के हाथ में कैपिटल गेन लगने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, दैट इज डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ द एक्सेंट कंपनी मुंबई फ्रॉम द अबव ट्रांजैक्शन। तो देखिए पार्ट ए क्या बोलता है। एक्सेंट कंपनी एक मुंबई का फर्म है। As per section 9b, since capital asset that is land at Nagpur given to Mr. Prem on reconstitution of firm, so it is treated as deemed to be transfer in hands of the firm and capital gain applicable in the year in which asset is transferred to Mr. Prem. तो यहां पे कैपिटल गेन लग जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कौन से ईयर में कैपिटल गेन लगेगा? जिस ईयर में पार्टनर को कैपिटल असेट मिलती है, या बिजनेस में अगर स्टॉक इन ट्रेड मिलता है, उस ईयर में कैपिटल गेन या पीजीबीपी टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ द फर्म। तो यहां पे फर्म के हाथ में प्रीवियस ईयर 21-22 असेसमेंट या 22-23 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आ जाएगा? एफएमवी एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो एफएमवी 45 लाख है। फर्म के लिए कॉस्ट कितना था? फर्म के लिए कॉस्ट 25,40,000 था। उस पर आप इंडेक्सेशन करोगे, मल्टीप्लाई बाय 21-22 का इंडेक्स डिवाइड बाय 15-16 का इंडेक्स, तो यहां पे आपका 13,30,000 का कैपिटल गेन आएगा इन हैंड्स ऑफ द फर्म। अब मुझे एक बात बताइए, अगर प्रेम है, वो प्रेम इस असेट को इन फ्यूचर में बेचेगा, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी? मैं बताऊं, जो फर्म के लिए फेयर मार्केट वैल्यू थी वही प्रेम के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। जो फर्म के लिए फेयर मार्केट वैल्यू थी, वो फेयर मार्केट वैल्यू यहां पे प्रेम के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। सो फॉर एन एग्जांपल, अगर आगे जाके प्रेम क्या करता है, ये नागपुर वाली लैंड को बेच देता है, ए प्रेम ट्रांसफर दिस नागपुर लैंड, इन दैट पर्टिकुलर केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शुड बी द 45 लाख। आई टुक दिस पॉइंट आल्सो, सो जस्ट चेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ पार्ट थर्ड, सपोज मिस्टर प्रेम ट्रांसफर द लैंड ऑफ नागपुर विच वाज रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म to Mr. Hari for the 72 lakh on 10 April 2022. Compute the capital gain. So can I say that in hands of Prem your full value of consideration will be the 72 lakh and cost of acquisition 45 lakh. Cost of acquisition 45 lakh, क्योंकि फर्म के हाथ में जितना फेयर मार्केट वैल्यू जो कैपिटल गेन में कैपिटल गेन टैक्स लगाते टाइम यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू था, वही प्रेम के लिए क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सीधा आप अगर थर्ड पार्ट पे जाएंगे तो थर्ड पार्ट में मैंने ये दे रखा है, देखिए कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ प्रेम ऑन द ट्रांसफर ऑफ द नागपुर लैंड। सो प्रीवियस ईयर 22-23, नेक्स्ट ईयर उसने ट्रांसफर किया, असेसमेंट ईयर 23-24, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 72 lakh, और FMV as on date of receipt was 45 lakh, so 27 lakh will be the short term capital gain in hands of the partner because period of holding 1st April 2021 से लेंगे, और यहां पे 22 में ट्रांसफर कर दिया, period of holding is not more than 2 years, so obviously here there will be a short term capital gain। अब एक चीज समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज आती है, यहां पे सीबीडीटी ने एक सर्कुलर दिया, और सीबीडीटी ये बोलती है कि जो भी ये कैपिटल गेन होगा, इस कैपिटल गेन का अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट आएगा वो भी करना पड़ेगा। मींस जब भी आप सेक्शन 9B के हिसाब से कैपिटल गेन या पीजीबीपी का इनकम निकालते हैं, तो उसमें अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट आएगा उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए अपन अकाउंट्स पे चलते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे 13,30,000 का कैपिटल गेन आया फर्म के हाथ में, तो फर्म को कितना टैक्स लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% की रेट से टैक्स लगेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आप 20% की रेट से टैक्स निकालेंगे तो 2,66,000 आएगा। उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो आपका 4% रहेगा। तो नेट टैक्स पेबल बाय द पार्टनरशिप फर्म इज 2,76,640 आ जाएगा। अब मुझे एक चीज समझिए, अब मुझे एक बात बताइए, 2,76,640 है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, टैक्स आया किसके हाथ में? फर्म के हाथ में। तो फर्म क्या करेगी? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेगी। अब फर्म देखेगी कि अकाउंट्स के हिसाब से उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो मैं बताऊं आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा था, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो आपका 45 लाख है, दैट इज द लाइक एफएमवी ऑफ द लैंड, लाइक दैट नागपुर प्लॉट, एंड माइनस कर दीजिए 25.4, तो 25.4 माइनस 45, यहां पे आप अगर करते हैं तो 45 लाख माइनस 25.4, मैं ऐसा बोलूं 19.6 लाख है, यह आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है बिफोर टैक्स। बट अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर आप आफ्टर टैक्स निकालेंगे, तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए आप एक काम करिए, जो भी आपका टैक्स का अमाउंट आया दैट इज 2,76,640 है, वो आप उसमें से लेस कर दीजिए। तो देखिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल जस्ट फोकस हियर, मैंने सब चीजें लिख के दी आपको। The CBDT guidelines also specify the accounting treatment in hands of the books of the firm on transfer of asset to the partner. As per the accounts, profit before
प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट इज 19,60,000 बिकॉज आप अकाउंट्स पे कभी भी इंडेक्सेशन नहीं करते, तो वो तुम्हारा 19,60,000 अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। अब एक बात समझिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर द अकाउंट्स हो जाएगा 16,83,360। एंड बेटा यहां पे कितने पार्टनर है? 4 पार्टनर है, तो चारों पार्टनर को कैपिटल को अपन कितना क्रेडिट करेंगे? 4,20,840। 4,20,840 है वो ईच पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब एक बात बताइए, यहां पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होने से पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब हो रहा था उस टाइम पे प्रेम का कैपिटल बैलेंस कितना था? तो मैं बताऊं, प्रेम का कैपिटल बैलेंस यहां पे दे रखा था, ईच पार्टनर का कैपिटल बैलेंस है वो 32 लाख था। तो यहां पे आपका ये 4 लाख समथिंग है वो आपने और क्रेडिट कर दिया। तो मुझे अब बताइए आपका पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कितना हो गया? 36,20,840। 36,20,840 है वो पार्टनर का कैपिटल बैलेंस हो जाएगा। 36,20,840 पार्टनर का कैपिटल बैलेंस होगा। अब एक बात समझना, एक सेक्शन होती है 45(4), तो मैंने सबसे पहले आपको बताई सेक्शन 9B। 9B बड़ा सिंपल सी बात करती है। 9B ये बोलती है कि भैया अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है या डिसोल्यूशन होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन डिसोल्यूशन पे पार्टनरशिप फर्म अगर कोई कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड देती है, तो पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल गेन या पीजीबीपी में इनकम टैक्सेबल होगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैपिटल गेन पीजीबीपी के लिए क्या लोगे? एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, और माइनस क्या कर देंगे? कॉस्ट। तो ये कैपिटल गेन पीजीबीपी की इनकम है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, सिंपल सी चीज है, अगर आप बाहर वाले को बेचते तो भी ऐसा ही करते। अगर आप बाहर वाले को बेचते फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो इतना ही आपका कैपिटल गेन आता, इतना ही पीजीबीपी का इनकम आता, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन हुआ करती है 45(4), और 45(4) क्या बोलती है पता है? ध्यान देना, 45(4) बोलती है कि अगर फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये सेक्शन 45(4) है ना, वो सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में लगती है, डिसोल्यूशन के केस में नहीं लगती। 9B इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द डिसोल्यूशन, बट 45(4) इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन। 45(4) ये बोलती है कि अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे अगर किसी पार्टनर को कैपिटल असेट दिया जाता है, अगर किसी पार्टनर को कैपिटल असेट दिया जाता है या फिर मनी दिया जाता है, तो कैपिटल असेट और मनी दिया जा रहा है, और वो कैपिटल असेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, एंड मनी जो है, इन दोनों की टोटल है वो उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है, वो उसके कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है, तो जितना भी एक्सेस रहेगा ना, दिस एक्सेस इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये एक्सेस वाला जो रहेगा, ये एक्सेस कैपिटल गेन माना जाएगा पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इसका लॉजिकल आपको बताता हूं, लॉजिकल रीजनिंग। एक चीज समझना, जैसे हम लोग 4 पार्टनर हैं, और हम लोग 4 पार्टनर हैं, लास्ट के 10 साल से वी आर रनिंग द पार्टनरशिप फर्म। टुडे सपोज आई एम रिटायरिंग, तो मैं क्या बोलूंगा कि जितनी भी फर्म की दूसरी एसेट है उसका रीवैल्यूएशन करके मुझे मेरा हिस्सा दीजिए, क्योंकि हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कैपिटल दिख रहा है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एसेट है वो तो बुक वैल्यू पे है। आज की रीवैल्यूएशन करिए, फर्म की गुडविल बताइए और मुझे मेरा हिस्सा उसमें से दीजिए। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे पार्टनर को कैपिटल असेट मिलती है एंड मनी मिलता है, तो कैपिटल असेट की फेयर मार्केट वैल्यू और मनी, वो दोनों की टोटल अगर उसकी कैपिटल बैलेंस से ज्यादा है, तो एक्सेस वाला जो भी रहेगा, दैट एक्सेस वाला विल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो पहली चीज, इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आंसर इज यस हो रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन पे प्रेम को 2 चीजें दी जा रही है, एक तो कैपिटल असेट दिया जा रहा है नागपुर वाला, और उसके साथ साथ में 15 लाख रुपीस मनी दिया जा रहा है। तो क्या यहां पे 45(4) भी लगेगा? आंसर इज यस, पार्टनरशिप फर्म के हाथ में 45(4) भी लगेगा। तो समझने की कोशिश करना, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 45(4) इन केस ऑफ द एक्सेंट कंपनी, दैट इज मुंबई पार्टनरशिप फर्म। Since in the present case Mr. Prem retired from the firm, so it is treated as reconstitution of firm of section 45(4) also apply in addition to 9B। 9B तो लगेगा ही लगेगा, यहां पे 45(4) भी लगेगा। लेकिन 45(4) के हिसाब से आप कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे कि प्रेम को क्या क्या दिया, एक तो मनी दिया 15 लाख का, और उसके साथ में एक एफएमवी दी थी, दैट इज द एफएमवी ऑफ द असेट नागपुर वाली लैंड, उसका 45 लाख, टोटल कितना दिया 60 लाख, और उसका कैपिटल बैलेंस कितना था। एक चीज यहां पे ध्यान रखना, आप कैपिटल बैलेंस जो लेंगे वो आप 9B का इंपैक्ट देने के बाद में, अकाउंट्स के हिसाब से 9B का आप इंपैक्ट देंगे, अकाउंट्स में आफ्टर प्रॉफिट कितना होता है करके, ठीक है, उसका इंपैक्ट देने के बाद कैपिटल बैलेंस था वो 36,20,840 था। तो यहां पे आपका कैपिटल गेन बचेगा, दैट इज द 23,79,160। 23,79,160 है, 23,79,160 है, ये कैपिटल गेन बच जाएगा किसके हाथ में? पार्टनरशिप फर्म के हाथ में, और पार्टनरशिप फर्म को इस कैपिटल गेन पे टैक्स भरना पड़ेगा। और ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, मैं आपको बताता हूं अभी।
लेकिन एक चीज समझना, ये कैपिटल गेन जो है, ये कैपिटल गेन पे टैक्स भरना पड़ेगा। एक बात बताओ, ये कैपिटल गेन लग क्यों रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करिए। एक बात बताऊं मैं, समझने की कोशिश करना। हाँ, सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग 3 पार्टनर है, अमर, मैं अमर, अमर अकबर, या अपन ऐसा करते हैं ना, हम दोनों पार्टनर है, ठीक है, हम दोनों नहीं, एक काम करते हैं, हाँ, अमर अकबर एंथनी 3 पार्टनर है, अमर अकबर एंड एंथनी, देयर आर 3 पार्टनर। नाउ व्हाट हैपेंड, कि अमर अकबर एंथनी 3 पार्टनर है, एंड क्या हुआ कि हमने, अमर मान लो रिटायर हो रहा है, तो अमर रिटायर हो रहा है और अमर का फॉर एन एग्जांपल दैट टाइम बैलेंस शीट जो है, वो बैलेंस शीट ऐसे दे रखी है, इसमें कुछ असेट दे रखी है और इसमें इधर कैपिटल दे रखी है। तो क्या आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस रहेगा, क्या उतना ही आपको पैसा मिलना चाहिए? आंसर इज नो। यू विल आस्क फॉर द रीवैल्यूएशन के जो फर्म की असेट्स है उसको रीवैल्यू करिए, शायद उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है तो उस पे लाइक मुझे मेरा शेयर दीजिए, या फिर जो भी गुडविल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म की गुडविल जनरेट हुई है तो गुडविल बनाइए और गुडविल जो है, गुडविल का मुझे पैसा दीजिए करके, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। तो अब एक चीज समझना, तो यहां पे हो क्या रहा है ना, यहां कैपिटल गेन क्यों आ रहा है पता है? कैपिटल गेन इसलिए आ रहा है कि फर्म ने बाकी वाली असेट को रीवैल्यू किया है, और बाकी वाली असेट को, बिकॉज अदरवाइज उसका कैपिटल बैलेंस था, वो कैपिटल बैलेंस वाज ओनली दैट 32 लाख, उसको 32 लाख ही देना चाहिए था। व्हाई दे आर गिविंग द मोर देन दैट? बिकॉज दे आर गिविंग द नागपुर लैंड एज वेल एज दे आर गिविंग द 15 लाख रुपीज कैश ऑल्सो। व्हाई दे आर गिविंग द 60 लाख रुपीज? यू नो दैट बिकॉज दे हैव रीवैल्यूड द अदर असेट ऑफ द फर्म, they have revalued the other asset of the firm. Now guys try to understand, ये जो कैपिटल गेन आएगा 23,79,160, इसको अब आपको ये कैपिटल गेन पे टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन इसको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा रिमेनिंग असेट्स में जिसका रीवैल्यूएशन हुआ है। ये कैपिटल गेन को आपको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन असेट्स पे जिनका रीवैल्यूएशन हुआ है, और आपको उसी प्रपोर्शन में उसको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा जितना उसका रीवैल्यूएशन हुआ है, मींस जितनी उसकी वैल्यू बढ़ी है। एग्जांपल के लिए एक बात बताओ, यहां पे आपका टोटल कैपिटल गेन है वो 23,79,160 है। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म ने कौन कौन सी रिमेनिंग असेट है जिसका रीवैल्यूएशन किया है? तो मैं बताऊं, यहां पे रिमेनिंग असेट में रीवैल्यूएशन किस किस का हुआ? एक तो पुणे वाली लैंड का हुआ है रीवैल्यूएशन, एंड पुणे वाली लैंड में रीवैल्यूएशन में कितना बढ़ाया गया? तो मैं बताऊं, यहां 15 लाख से आपका 50 लाख कर दिया, तो मैं बताऊं यहां पे 35 लाख का इंक्रीज किया है वैल्यू। सो रीवैल्यूएशन कितना? 35 लाख हुआ। अब एक बात बताओ, नागपुर वाली लैंड तो उसको दे दी, उसके बाद मुंबई वाली लैंड है, उसका 88 लाख से 250 का डिफरेंस, सो 250 माइनस 88, तो यहां पे 162 का अपर रीवैल्यूएशन हुआ है। एंड गाइस, गुडविल का जो रीवैल्यूएशन हुआ है वो कितना हुआ है? 70 लाख हुआ है। तो इतना जो है वो रीवैल्यूएशन हुआ है। अब एक बात समझना, ये कैपिटल गेन पे टैक्स तो भर देंगे अभी, लेकिन जितना कैपिटल गेन है ना, वो बाकी जितनी असेट पेंडिंग बची है जिनका रीवैल्यूएशन हुआ है, मींस पुणे की लैंड, मुंबई की लैंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उसमें वो एट्रीब्यूट हो जाएगा। और एट्रीब्यूशन कौन से रेशियो में होगा? जितना जितना इंक्रीज हुआ है इसी रेशियो में हो जाएगा। तो एक बात बताइए मुझे, यहां पे आपका टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? 35 प्लस 162 प्लस 70, इट्स कम्स टू द 267। तो एक बात समझिए, यहां पे कैपिटल गेन आपका जो है वो कितना है? 23,79,160। आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे किससे? 267 मल्टीप्लाई बाय रेस्पेक्टिव असेट का रीवैल्यूएशन कितना हुआ। तो देखिए मैंने यहां पे ले रखा है, एट्रीब्यूशन रूल क्या बोलता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो कैपिटल गेन है उस कैपिटल गेन को आप तीनों में एट्रीब्यूट करेंगे, लैंड एट पुणे, लैंड एट मुंबई एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक्चुअल कॉस्ट कितना था, अभी रीवैल्यूड कितना हुआ, तो इंक्रीज कितना हुआ? 35 लाख। तो आप एक बात समझिए, आपका ये 23,79,160 मल्टीप्लाई बाय 35 लाख का इंक्रीमेंट यहां हुआ, डिवाइड बाय टोटल इंक्रीमेंट इतना हुआ, तो इतना एट्रीब्यूशन मिल जाएगा किसको? लैंड एट पुणे को। ऐसे का ऐसे आप लैंड एट मुंबई करेंगे, ऐसे का ऐसे आप क्या करेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब एक और चीज यहां पे ध्यान रखना सर, क्वेश्चन ये आता है कि ये कैपिटल गेन को आप एट्रीब्यूट करा रहे, एट्रीब्यूट करवाना जरूरी है, बिकॉज क्यों एट्रीब्यूट करा रहे हैं? क्योंकि एक बात बताओ, जो पार्टनर रिटायर होता है उसने अभी सभी गुडविल को रीवैल्यू करा दिया, अभी सब असेट को रीवैल्यू करा दिया, और उसने उसका हिस्सा निकाल के ले रहा है, और फर्म को यहां पे टैक्स भरना पड़ रहा है। फर्म बोलती है चलो हम टैक्स भर देंगे, बट बाकी असेट को रीवैल्यू किया, उसकी कॉस्ट तो बना दो। ये जो कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन अल्टीमेटली रिमेनिंग असेट्स की क्या बनना चाहिए? कॉस्ट बनना चाहिए। तो अब एक बात समझना, ऐसे इन्होंने एट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन इज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, दैट डिपेंड्स कि इसका एट्रीब्यूशन किस पे हो रहा है। ये कैपिटल गेन का एट्रीब्यूशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट पे होता है तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा, और इसका एट्रीब्यूशन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पे होता है तो ये शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इसका एट्रीब्यूशन सेल्फ जनरेटेड असेट्स पे हो रहा है,
सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे, सेल्फ जनरेटेड एसेट पे हो रहा है, तो ये हमेशा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा। एक और चीज समझना, इसका एट्रीब्यूशन अगर डेप्रिशिएबल एसेट पे हो रहा है तो इसका जो है ये शॉर्ट टर्म होगा। तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए लैंड एट पुणे है, ये लॉन्ग टर्म है, तो मैं बताऊं इसका प्रपोर्शन का जो 3,11,875 का कैपिटल गेन है वो फर्म के हाथ में लॉन्ग टर्म होगा अभी। उसके बाद में लैंड एट मुंबई है, ये भी आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है क्योंकि आपने 2000 एंड समथिंग में खरीदी हुई है, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल इतना एट्रीब्यूशन है वो आपका शॉर्ट टर्म होगा। तो एक बात समझिए, ये जो कैपिटल गेन आएगा ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कि दिस कैपिटल गेन इज एट्रीब्यूटेड टू विच कैपिटल एसेट। जो रिमेनिंग असेट है वो कौन कौन सी है। अगर रिमेनिंग असेट लॉन्ग टर्म है तो ये लॉन्ग टर्म होगा, रिमेनिंग असेट शॉर्ट टर्म है तो ये शॉर्ट टर्म होगा। अगर रिमेनिंग असेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, डेप्रिशिएबल असेट है करके, ठीक है, तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म होगा। तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां पे समझने की कोशिश करना। कैपिटल गेन of 17,55,000 is attributed toward land of Pune and Mumbai is treated as long-term capital gain. As such, land are long-term capital asset at the time of section 45(4) and guys, capital gain of 623,750 attributed towards the self-generated goodwill shall be treated as a short-term capital gain. अब एक बात बताओ, आप मुझे बोलोगे कि सर दिस 23,79,160 कैपिटल गेन पे पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी पेड द टैक्सेस एंड दिस इज एट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द अदर असेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट्रीब्यूशन? एट्रीब्यूशन मींस गाइस इन फ्यूचर जब भी आप ये असेट्स बेचोगे ना, इसकी कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम इतना एट्रीब्यूशन है ना वो लेस हो जाएगा। मींस इट इज लाइक अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इन सिंपल वर्ड बता दो, इट इज लाइक अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑब्वियसली इस पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा बिकॉज इंडेक्स में लेके इसको कहीं पे कुछ बोला नहीं है, बट इट विल बी ट्रीटेड एज अ कॉस्ट ऑफ द रिमेनिंग असेट। इन सिंपल वर्ड मैं ये बोल सकता हूं। अब एक चीज समझना, मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने पार्ट नंबर 4 लिया। पार्ट नंबर 4 में मैंने ये बताया कि सपोज ये पार्ट नंबर, अच्छा पार्ट नंबर 1 हो गया, पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 से पहले अपन एक काम करते हैं, पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। सपोज एक्स एंड कंपनी मुंबई ट्रांसफर लैंड एट पुणे फॉर द 80 लाख ऑन 17 जुलाई 2022। मींस नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि एक्सेंट कंपनी ने जो पुणे वाला लैंड है उसको बेच दिया। कितने में बेचा? 80 लाख में। तो क्या होगा, एक बात बताओ मुझे, पुणे वाले लैंड की कॉस्ट कितनी थी? तो पुणे वाले लैंड की कॉस्ट तो 15 लाख थी, 15 लाख थी। तो आप क्या करेंगे, 15 लाख पे क्या करेंगे, इंडेक्सेशन करेंगे। तो यहां पे समझिए कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ एक्सेंट कंपनी ऑन ट्रांसफर ऑफ द पुणे लैंड, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा? 80 लाख। अब एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 15 लाख था, आप इंडेक्सेशन करेंगे 20 to 23 तक, 20 to 23 का इंडेक्स नंबर है वो 331 है। तो अगले साल आप कैपिटल गेन निकालते टाइम इतना कैपिटल गेन के लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। अब एक चीज समझना, जितना आपने एट्रीब्यूट किया था ना वो तुम्हारा कॉस्ट जैसा ही बनेगा। एट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल गेन टुवर्ड्स द पुणे लैंड, तो यहां पे एट्रीब्यूशन आपका कितना आया था? 3,11,875 है। अब जब आप ये पुणे का लैंड बेचेंगे तो इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम लेस कर देंगे और बाकी वाला आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक बात समझना, ऊपर और कौन से क्वेश्चन बच गए? सेकेंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, वुड योर आंसर चेंज इफ एक्स एंड कंपनी सेल लैंड एट नागपुर टू आउटसाइडर at FMV of 45 lakh and settle prem account by paying only money of the 61 lakh? अगर ऐसा किया होता कि ये जो नागपुर का लैंड है ये आउटसाइडर को बेचा होता, एक बात बताओ, अगर आउटसाइडर को बेचते तो कैपिटल गेन लगता, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 45 लाख आता। तो यहां पे 9B जो सेक्शन है वो 9B सेक्शन ना लग के लेकिन 45(1) नॉर्मल कैपिटल गेन की सेक्शन लगती। यहां 45 लाख ही आता, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता है, इतना कैपिटल गेन होगा, ऐसे ही एट्रीब्यूशन होगा, ऐसे ही जो है वो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा और पार्टनर का कैपिटल गेन कैपिटल अकाउंट है वो ऐसे ही आएगा। अब एक बात समझो, 9B जो है वो नहीं लगती, लेकिन एक बात बताइए यहां 45(4) तो लगती है। आंसर इज यस। अगर आप मनी दे रहे हैं या कैपिटल असेट दे रहे तो 45(4) लगेगी। और यहां पे बेटा मनी में क्या होगा कि यहां पे टोटल जो 15 लाख है, 15 लाख की जगह यहां पे टोटल आपका 61 लाख है, ये 61 लाख क्या आ जाता? मनी आ जाता। और बाकी सेम ऐसा कैसा एट्रीब्यूशन वैसा ही होता, कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, मैंने दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, if the land at Nagpur transfer to any outsider, the provision of section 9B not applicable, but normal capital gain provision as per section 45(4) is applicable, and the net result of capital gain incidence will remain the same as part 1। जैसा part 1 में है वैसे का वैसे रहेगा, net effect करके। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ वाई एंड कंपनी फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन। अब वाई एंड कंपनी का केस क्या है वो समझते हैं। तो यहां से चालू होता है वाई एंड कंपनी, समझने की कोशिश करना। तो देखिए, The firm Y and Company is dissolved on 1 March 2022। यहां डिसोल्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन। And distributed its land at Chandigarh, Maholi and Gurugram
ऑन द सेम डेट टू इट्स 3 पार्टनर दैट इज प्रेम, अक्षय एंड आरव, तीनों को 3 लैंड बांट दी। कौन कौन सी वाली? चंडीगढ़ वाली, मोहाली वाली एंड गुरुग्राम वाली। हु आर द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, द पर्टिकुलर ऑफ दिस लैंड आर एज गिवन हियर अंडर। In addition, Prem and Akshay were given money also 8 lakh and 11 lakh respectively on the 1st March 2022. Cost inflation index आपको दे रखा है। अब एक बात समझिए, यहाँ पे वायंड कंपनी के हाथ में क्या होगा? तो पहली चीज तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ डिसोल्यूशन हुआ है, तो डिसोल्यूशन के केस में 9B सेक्शन लगेगी। आंसर इज यस, 9B लगेगी। तो 9B सेक्शन लगेगी बिकॉज डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों के केस में 9B सेक्शन लगती है। अब एक बात बताओ, 9B के हिसाब से क्या होगा? कैपिटल गेन लग जाएगा। कैपिटल गेन में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेंगे? 62 लाख, 59 एंड 70, तीनों लैंड तीनों पार्टनर को दे दी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? यही लेंगे, और तीनों के केस में लॉन्ग टर्म है तो तीनों के केस में इंडेक्सेशन हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म के हाथ में यहां कैपिटल गेन आ जाएगा। मनी दिया तो मनी के पे कुछ कैपिटल गेन पीजीबीपी आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज सेक्शन 9B बुक क्या बोलती है कि कैपिटल असेट देते हो या स्टॉक इन ट्रेड देते हो तो कैपिटल गेन या पीजीबीपी में इनकम जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां 45(4) लगेगा? आंसर इज नो। 45(4) है वो सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में लगता है, और इस केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं रहा है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं रहा है तो 45(4) लगेगा नहीं। और जब 45(4) नहीं लगेगा तो आपका जो भी डिसोल्यूशन वो क्या बोलते हैं 45(4) लग नहीं रहा है, तो उस केस में फिर वो एट्रीब्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए लास्ट वाले पार्ट में क्या दे रखा है, लास्ट पार्ट। As per section 9B, in case of the dissolution of the firm, if any capital asset or stock in trade transferred to partner, then capital gain or PGBP are both applicable in hands of the firm. In case of dissolution of firm, section 45(4) is not applicable. तो यहाँ पे 3 लैंड है, वो तीनों लैंड को ट्रांसफर कर दिया, किसको? पार्टनर को। नॉर्मल कैपिटल गेन है वो पार्टनरशिप फर्म के हाथ में लग जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलिए उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आता है आपके स्लम सेल से। इसमें भी अमेंडमेंट है। लास्ट टाइम एग्जाम में बहुत सारे 10 मार्क का आई थिंक एमसीक्यू आपको पूछे गए थे, हो सकता है इस बार में भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहली चीज एक बात समझिए, सबसे पहली क्वेश्चन ये आते हैं स्लम सेल के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालना। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? FMV1 लेना है और FMV2 लेना है, विच एवर इज हायर। FMV1 FMV2, FMV1 क्या होता है पता है? कि जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए। और FMV2 क्या होता है? जो आपको मिल रहा है ना उसका FMV निकालिए। जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी FMV निकालिए। FMV2 क्या होता है? जो आपको कंसिडरेशन में मिल रहा है उसकी FMV निकालिए, और विच एवर इज हायर है वो आपका बन जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ द स्लम सेल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैंने। हरी प्राइवेट लिमिटेड had sold all its assets and liability as a slum sale on 31st March 2022 to the JJ Private Limited for a lump sum consideration, and lump sum consideration में मिल क्या रहा है? हरी प्राइवेट लिमिटेड received following consideration। मनी मिला 400 लाख का, 150 लाख का हाउस प्रॉपर्टी मिला है, बिटकॉइन मिला है 30 लाख का, एंड शेयर्स ऑफ बीबी लिमिटेड है वो 70 लाख का मिला है। तो कुल मिला के ये 4 असेट उनको मनी मिली है। एक तो मनी मिला है 40 लाख का, हाउस प्रॉपर्टी मिला है 150 लाख का, बिटकॉइन मिला है 30 लाख का जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है, एंड शेयर्स ऑफ बीबी लिमिटेड कुछ मिला है वो 70 लाख का मिला है। अब एक बात समझना, स्टेटमेंट एंड अफेयर्स उनका दे रखा है, मींस इनका यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखा है। फिक्स एसेट साइड में आप देखेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है WDV पे 250, उसके बाद लैंड दे रखा है 1200 जो रीवैल्यूड फिगर है। अनलिस्टेड शेयर्स दे रखे हैं 80 का, लेकिन उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपका 120 है। करंट असेट में डेटर्स दे रखे हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है, लोन एंड एडवांसेस दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं, बैंक बोरोइंग दे रखी है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं। उसके बाद कुछ नोट्स भी दे रखे हैं। कॉस्ट ऑफ लैंड ऑन मार्च 2005 वाज 100 लाख, एंड एसडीवी जो है वो अभी का आपका 400 लाख है। उसके बाद WDV ऑफ मशीनरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट है वो आपका 200 लाख है, एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कंप्यूट कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम स्लम सेल, एंड आपका लॉन्ग अगर कैपिटल गेन टैक्स कितना आएगा वो भी आपको निकालना है। कैपिटल गेन निकालने से पहले एक बात बताऊं, सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकालने से पहले मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर लेता हूं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला पार्ट है वो अपन सबसे पहले कर लेते हैं। तो एक बात समझना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? नेटवर्थ निकालना पड़ता है। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है। डेप्रिशिएबल एसेट के लिए ले लीजिए आप WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और अदर एसेट और लाइबिलिटीज के लिए आप ले लीजिए बुक वैल्यू। लेकिन यहां पे एक चीज समझना कि जो भी आपका रीवैल्यूड अगर कोई एसेट को क्या रखा है तो रीवैल्यूएशन को आपको हटाना पड़ेगा। तो चलो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जो भी एसेट्स दे रखी है उस एसेट्स की आपको डेप्रिशिएबल एसेट के लिए WDV लेना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और अदर एसेट के लिए आपको क्या लेना है? बुक वैल्यू। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का दे रखा है WDV, लेकिन ये तो अकाउंट्स वाला है। आपको कौन सा वाला लेना पड़ेगा? आपको तो इनकम टैक्स एक्ट वाला लेना पड़ेगा। तो यहां पे आप एक काम करेंगे, यहां प्लांट एंड मशीनरी
मशीनरी के लिए आप ले लेंगे 200, कितना लेंगे 200। अब एक बात समझिए, उसके बाद में लैंड दे रखा है रीवैल्यूड फिगर पे 1200 पे दे रखा है, बट ये तो रीवैल्यूड फिगर है, आपको रीवैल्यूएशन को हटाना पड़ेगा। तो लैंड कितने में खरीदा था, तो मैं बताऊं लैंड आपने 100 में खरीदा था 2005 में, तो आप तो वही वाला वैल्यू लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, रीवैल्यूएशन को हटा देंगे, तो यहां लैंड के लिए ले लेंगे 100। उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स के लिए क्या लेना है आपको, बाकी सब असेट के लिए बुक वैल्यू लेना है, तो 80 ले लीजिए, फिर आप 300 ले लीजिए, फिर आप 2 ले लीजिए, यहां पे 150 ले लीजिए और 250 ले लीजिए। तो ये तुम्हारे जो असेट्स माइनस आप लाइबिलिटी कर दीजिए, लाइबिलिटी इस पे आपको लेस करनी है, बुक वैल्यू पे करनी है, तो बुक वैल्यू पे आप लेस कर दीजिए। तो अगर आप कैलकुलेटर लेते हैं तो 200 प्लस 100 प्लस आपका 80 प्लस 300 प्लस 2 प्लस 150 प्लस 250 आपका टोटल 1082 हो गया। 1082 में से आप एक काम करिए कि जो भी आपकी लाइबिलिटीज है वो बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए। तो पहले 25 लेस करिए, फिर आप 500 लेस करिए और फिर आप 80 लेस करिए, तो आपका 477 हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालना है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए बड़ा सिंपल है, आपको लेना है FMV1 और FMV2 में से व्हिचएवर इज हायर। FMV1 क्या होता है कि जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालना है। तो वहां पे ये एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज द A प्लस B प्लस C प्लस D माइनस L। अब एक काम करते हैं अपन, A को थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए। ये B और C जो है ना, ये किसकी बात करता है मैं आपको बता दूं, BC बात करता है, जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। BC जो है वो बात करता है शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। क्या बोला मैंने, शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग, शेयर सिक्योरिटी एंड आर्टिस्टिक वर्क, शेयर सिक्योरिटी एंड आर्टिस्टिक वर्क ऐसा बोलेंगे, ज्वेलरी ड्राइंग आर्टिस्टिक वर्क करके, ठीक है। तो देखिए शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, इसका आपको लेना है फेयर मार्केट वैल्यू। इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, उसका आपको लेना है एसडीवी, ऐसा आपको डी पॉइंट में बोला हुआ है। एसडीवी में सिस्टम ड्यूटी वैल्यू। एंड गाइस बाकी जितनी भी असेट है ना उनका आप ले लीजिए बुक वैल्यू, बाकी जितनी भी असेट है उनका ले लीजिए आप बुक वैल्यू, और लाइबिलिटीज को आप लीजिए बुक वैल्यू पे। तो असेट माइनस लाइबिलिटीज आप कर दीजिए, आपका FMV1 मिल जाएगा। तो FMV1 के लिए मैंने क्या बोला समझने की कोशिश करना, शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन, इसका फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लीजिए, और लाइबिलिटी जो है वो आप बुक वैल्यू पे लेस करिए, अदर असेट का आप क्या करिए बुक वैल्यू लीजिए, और आपको ये FMV1 मिल जाएगा। तो यहां पे अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो मैं जब FMV1 की बात करूंगा तो FMV1 में आपको एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, बाकी सबके लिए बुक वैल्यू। तो एक बात समझिए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए आप क्या लेंगे, बुक वैल्यू ले लेंगे 250 का, प्लांट एंड मशीनरी के लिए बुक वैल्यू 250 जो बुक में दे रखा है वो। लैंड जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपको किस पे लेना पड़ेगा, एसडीवी लेना पड़ेगा। तो इसका एसडीवी आपको मैंने यहां पे दे रखा है 400, तो आप इसको 400 ले लीजिए। उसके बाद में अनलिस्टेड शेयर है, देखो शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो यहां पे आप क्या ले लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, और बाकी जितनी भी एसेट है वो आप बुक वैल्यू पे ले लीजिए, और लाइबिलिटीज है वो आप बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए, आपको FMV1 मिल गया। तो देखिए आप कैसे लेंगे, 250 लेंगे सबसे पहले, प्लस आप 400 करेंगे, प्लस आप 120 करेंगे, प्लस आप 300 करेंगे, प्लस आप 2 करेंगे, प्लस 150 करेंगे, प्लस 250 करेंगे, और माइनस क्या कर देंगे आप, लाइबिलिटी जो है वो बुक वैल्यू पे 25 माइनस 500 माइनस 80, तो आपके पास में 867 है। ये 867 आपके पास में FMV1 आ गया, जो अंडरटेकिंग ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फेयर मार्केट वैल्यू। FMV2 क्या बोलता है पता है, कि जो आपको कंसिडरेशन में मिल रहा है वो लीजिए। अब देखो मनी मिल रहा है तो मनी सीधा ले लीजिए, एंड इफ यू आर गेटिंग द अदर असेट देन अदर असेट का फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए। तो इस एग्जांपल में मुझे बताइए आपको मिल क्या रहा है, तो मैं बताऊं आपको मनी मिल रहा है कितना, 400 लाख का, आपको हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है 150 लाख का, ये ले लीजिए फेयर मार्केट, सॉरी एसडीवी, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एसडीवी लेना है, बिटकॉइंस वगैरह है उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, वैल्यूएशन करवाना है रजिस्टर्ड वैल्यू से, और बाकी शेयर्स वगैरह है उसकी भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। तो देखो बड़ा सिंपल है, मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला वो ले लीजिए। नॉन मॉनेटरी में एक चीज समझना, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है तो एसडीवी ले लीजिए, और अगर अदर असेट मिल रही है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए। तो यहां पे देखिए आपका 400 प्लस 150 प्लस 30 प्लस 70 इट्स कम्स टू द 650 आ रहा है, आई थिंक 650 is your FMV2। तो FMV1 and FMV2 whichever is higher is a 8 से 867 आ जाएगा। तो 867 आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कैपिटल गेन आ जाएगा, 20% टैक्स लगेगा, सरचार्ज 7% बिकॉज कंपनी है एंड इनकम इज मोर देन 1 करोड़, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, आपको इतना कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2।
चलिए अब अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कैपिटल गेन से हो, बिकॉज कैपिटल गेन के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कैपिटल गेन से अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कैपिटल गेन से आपका एक और क्वेश्चन जो है दैट इज द क्वेश्चन नंबर, सीधा आ जाइए क्वेश्चन नंबर दे रखा है 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, समझने की कोशिश करना। दिस इज रिलेटेड टू द जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। मिस मिशिगा has entered into the agreement with the BB Build Limited on 25th April 2019. इस डेट को agreement हुआ, joint development agreement, in which she agreed to allow such company to develop a shopping mall on the land owned by her in New Delhi. She purchased the land on 5/5/2009 को purchase किया था for the 15 lakh rupees. In consideration, Messrs. BB Build Limited will provide 20% share in the shopping mall to the Mishika. The certificate of completion of shopping mall was issued by the authority on 26 December 2021. एक चीज समझना, सेक्शन 45(5) क्या बोलती है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस केस में ट्रांसफर तो उस ईयर में माना जाएगा जिस ईयर में पोजीशन हैंडओवर हुआ, लेकिन कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का या पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है। तो एक बात बताइए, यहां पे ट्रांसफर कब हुआ, दैट इज 25 अप्रैल 2019। तो मैं ये बोल दूं आपका प्रीवियस ईयर 1920 में ट्रांसफर हो गया, लेकिन आपको कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा, जब उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता है, दैट इज द प्रीवियस ईयर 21-22 में आपको कैपिटल गेन लगेगा मिशिका को। और मिशिका को कितना मिल रहा है, 20% शेयर मिल रहा है। ऑन सच डेट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ शॉपिंग मॉल का पूरे शॉपिंग मॉल का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखा है 4 करोड़ 14 लाख। Subsequently, on 18 March 2022, she transferred her 15% share in the shopping mall to the Ketav in a consideration of 65 lakhs. So suppose she transferred the 15% share in that shopping mall, then what will happen? We will discuss later here. Now next part, she has also purchased one house. उसने एक और घर खरीदा है 9 मई 2021 को। So 9 मई 2021 को एक घर खरीदा है in the consideration of 46 lakh का consideration है and occupied for own residence. एंड पंजाब नेशनल बैंक हैज सैंक्शन अ लोन ऑफ 35,50,000 का पंजाब नेशनल बैंक ने लोन दिया है। 80% ऑफ द स्टैम्प वैल्यू, तो स्टैम्प वैल्यू कितना रहा होगा इस हाउस प्रॉपर्टी का, सो स्टैम्प वैल्यू मैं बोलूं 35,50,000 डिवाइड बाय 80%, सो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 44,37,500 रहा होगा उस घर का। एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन 1/5/2021 को लिया है एंड लोन इज डिसबर्स ऑन 1 जून 2021 को। She does not own any other residential house on the date of sanction of the loan. Principal amount 1,30,000 paid in this particular year. Guys, यहाँ पे हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं बताऊं हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट, योर लोन इज 35,50,000 एंड योर इंटरेस्ट रेट इज 12%, एंड कैन आई से दैट इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर 10 मंथ। Why 10 month? Because loan is disbursed on 1st June. So June, July, August, September, October, November, December, Jan, Feb and March. 10 month का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 35,50,000 multiply by 12% multiply by 10 divide by 12, it comes to the 3,55,000. 3,55,000 is your interest. Now guys, this interest can I say that 2 लाख का डिडक्शन तो मिल जाएगा कहां पे, हाउस प्रॉपर्टी में, और बाकी डिडक्शन आप ले सकते हो कहां पे, आप अगर 2 लाख का यहां पे लेते हो, रिमेनिंग 1,55,000 बच गया। मैं बताऊं 1,50,000 का डिडक्शन आप 80EEA में भी ले सकते हो। सेक्शन 80EEA को आप याद करेंगे तो 80EEA में भी आप हाउसिंग लोन का डिडक्शन ले सकते हैं 1,50,000 का, और ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर आप वहां की कंडीशन देखेंगे तो उसमें एक कंडीशन थी कि हाउस प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर करते हैं तो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो आपका 45 लाख से ज्यादा नहीं है। यहां पे आप देखेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं है, तो इसका डिडक्शन आप 80EEA में भी ले सकते हैं। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर एक बात बताइए, पहले उसने जो बेचा वो प्लॉट बेचा, प्लॉट ट्रांसफर हुआ था, और उसके बाद उसने यहां पे एक हाउस खरीदा है। तो हाउस जब उसने खरीदा तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि प्लॉट बेच के हाउस खरीदा, 54F का एग्जेम्पशन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि आप 2 इयर्स के बाद खरीद रहे हो। आपने ट्रांसफर किया था वो कौन सी डेट को किया था, इस डेट को किया था। ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर की डेट से आपको 2 इयर्स के अंदर अंदर हाउस खरीदना पड़ेगा। टाइम लिमिट क्या होता है, -1 +2 +3। तो ट्रांसफर की डेट आप देखेंगे 25 अप्रैल
19 है, और यहां पे जब आप परचेज की रेट देख रहे हैं 9/5/2021 है, सो आफ्टर 2 ईयर से परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां 54F का एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात समझिए, अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा। यहां पे आपसे पूछा था टोटल इनकम निकालने के लिए, तो मिशिका का सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपका 3,55,000 का इंटरेस्ट है, उसमें से 2 लाख इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। नाउ गाइस, इन केस ऑफ द जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, जब आपको सीसी आता है उस प्रोजेक्ट का, तो उस ईयर में आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, एसडीवी ऑफ योर शेयर इन दैट प्रोजेक्ट। सो यहां पे आपका टोटल एसडीवी मॉल का दे रखा है 4 करोड़ and 14 lakh, multiply by 20%, it comes to the 82,80,000 है, that is your full value of consideration minus cost of acquisition। करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, आप इंडेक्स कौन से ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे, जिस ईयर में पोजीशन हैंडओवर हुआ था। तो आपने जो ट्रांसफर किया था दैट वाज इन द प्रीवियस ईयर 1920, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 1920 से और डिवाइड करेंगे उस ईयर में जिस ईयर में वो प्लॉट खरीदा था, तो यहां पे आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब एक चीज समझना, जब आपने यहां पे एक और चीज समझना कि जो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, क्या आप कैपिटल गेन से सेटिस्फाइड कर सकते हो, सॉरी सेट ऑफ कर सकते हो, आंसर इज यस। तो हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का लॉस है, मैं यहां से सेट ऑफ कर लेता हूं। अब एक और चीज समझना, उसने जो 15% अपना शेयर बेचा, तो उस पर भी कैपिटल गेन लगेगा, आंसर इज यस। उसने जो शेयर बेचा वो 65 लाख में बेचा, कैसे, क्योंकि उसने बोला है कि उसका 20% जो शेयर था 15% उसने बेच दिया, तो 15% इसमें बेचा। अब एक बात बताइए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, जो उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा, मींस जो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन था वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा। तो यहां पे एक बात समझिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आपका 4 करोड़ 14 लाख का 15%, इट्स कम्स टू द 62 लाख एंड 10,000, तो रिमेनिंग आपका क्या बच जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, यहां पे क्यों ऐसा बेनिफिशियल है कि आप जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर रहे हो। ये बेनिफिशियल इसके लिए है बिकॉज एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने ऐसे भी डिडक्शन मिलते नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने डिडक्शन नहीं मिलते, जो स्पेशल रेट्स की इनकम होती है ना उनके सामने डिडक्शन नहीं मिलते। तो अगर मान लो आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रखा होता और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से पहले सेट ऑफ कर लिया होता, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करते तो फिर आप डिडक्शन नहीं ले पाते ना। दैट्स व्हाई आई हैव सेट ऑफ फर्स्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगेन डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, नाउ गाइस, रिमेनिंग योर 2,90,000 इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हो सकता है, अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको 80C का डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो 1,30,000 है, एंड आपका EA का जो डिडक्शन है वो 1,50,000, तो यहां 2,80,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और 51,60,946 है वो कैपिटल गेन बच जाएगा। अब एक चीज समझना, यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, उसको जो शेयर मिला प्रॉपर्टी में उसके साथ साथ कुछ पैसा भी मिला होता तो जैसे मान लो उसको जो शेयर मिला वो 20%, जो उसको 20% शेयर मिल रहा है, उसके साथ साथ में उसको 1 करोड़ और मिला होता तो क्या होता, यहां पे यहां पे आपका 82,80,000 तो है, उसमें जितना मनी मिलता वो मनी भी ऐड हो जाता, जितना मनी मिलता वो मनी भी ऐड हो जाता और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाता। लेकिन एक बात बताओ, जब आप उस शेयर को बेचते तो शेयर का कॉस्ट क्या लेते, क्या उधर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था वही लेते या सिर्फ एसडीवी वाला कंपोनेंट लेते, क्या मनी को भी कॉस्ट बनाएंगे, आंसर इज नो। अगर आपने मेरे से क्लास लिया था तो मैंने बड़ा लॉजिकली आपको बताया था कि मनी को कॉस्ट नहीं बनाते, जो एसडीवी था वो एसडीवी ही कॉस्ट आपका इतना ही होता, क्योंकि 4 करोड़ 14 लाख वो एसडीवी मल्टीप्लाई बाय 15%, सो यहां पे बेटा 62,10,000 है वो ही कॉस्ट आता, लेकिन उधर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैलकुलेट करते टाइम आप मनी को भी ऐड करते। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट, यस। सो ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो कैपिटल गेन से थे। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, दूसरा वाला भी जरूरी है और तीसरा वाला भी जरूरी है। चलिए तो अपन अगले पार्ट में मिलते हैं जहां पे और कुछ दूसरे क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे।